हाय एवरीवन। अपना आज का टॉपिक है आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो आर्टिकल 21 है वो है अपना राइट टू लाइफ। एंड यार ये जो आर्टिकल है वो अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर हमें इस बात का अंदाज़ा लगाना है कि ये आर्टिकल अपनी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अपनी इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, यानी कि जब सरकार इमरजेंसी डिक्लेयर करती है, उस टाइम वो अपने सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है एक्सेप्ट टू राइट्स। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस एंड आर्टिकल 21 है अपना राइट टू लाइफ। तो यार यानी कि आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ये लाइफ इतना इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में कि जो सरकार है वो इसे इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड नहीं कर सकती। सरकार इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 के अलावा अपने जितने भी फंडामेंटल राइट्स है इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन सबको सस्पेंड कर सकती है, बट इन दो आर्टिकल्स को सस्पेंड नहीं कर सकती है। एंड दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 21 इन आवर लाइफ। ओके, तो यार यानी कि ये बात तो क्लियर है कि आर्टिकल 21 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इन आवर लाइफ। एंड इस बात के और भी बहुत पॉइंट्स होंगे जो कि आपको समझ आएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर। तो चलो ठीक है, और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स अपने। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आर्टिकल 21 along with article 20 can't be suspended even during emergency। अपना सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इंटरप्रेटेड राइट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यार ये बात तो हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो है चीफ इंटरप्रेटर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब यार देखो, अब जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेके चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करे whenever it is required। एंड इसलिए बहुत से केस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जितने भी केस आए अब तक उन सब में सुप्रीम कोर्ट ने अपने काफी आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करा। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 14 को भी इंटरप्रेट करा है, आर्टिकल 21 को भी इंटरप्रेट करा है, 19 को भी इंटरप्रेट करा है। तो इन सभी में से आर्टिकल 21 इज द मोस्ट इंटरप्रेटेड राइट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, this second point also shows the importance of article 21 in our life। okay, तो अब देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल 21 क्या है एंड क्या क्या लिखा हुआ है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एंड जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह से इंटरप्रेट करता है इसको। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ। वो पॉइंट अपना ये है कि जो आर्टिकल 21 है इट इज अवेलेबल बोथ टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। यानी कि आर्टिकल 21 जो है वो अपने इंडियन सिटीजन्स को, जो अपना आर्टिकल 21 है इट इज अवेलेबल बोथ टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया। यानी कि ये आर्टिकल इंडिया के जो सिटीजन्स है उनके लिए भी अवेलेबल है एंड फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। फॉरेनर्स के अंदर हम लोग एनिमी स्टेट्स के सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली फ्रेंडली नेशंस के सिटीजन्स को इंक्लूड करेंगे। एंड सिटीजन्स जो है वो किसके अंदर आएंगे, वो आएंगे अपने हमें पता है पार्ट 2 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स 5 to 11 ये बताते हैं सिटीजनशिप के बारे में। इनमें ये होता है कि कौन कौन इंडियन सिटीजन है, कौन कौन नहीं है। तो ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो आज तो जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो आर्टिकल 21 ही रहेगा। तो हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 जो है इट इज अवेलेबल बोथ टू सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड यार जो अपने पार्ट 3 जो अपना है उसके अंदर अपने फंडामेंटल राइट्स आते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है एंड कुछ ऐसे हैं जो कि दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। 5 राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। वो 5 राइट्स कौन से? 15, 16, 19, 29 एंड 30। इन 5 को हम लोग इन डेप्थ स्टडी करेंगे इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स। बट इसके अलावा और जितने फंडामेंटल राइट्स है इन पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो दोनों को अवेलेबल है,
सिटीजन्स को भी एंड नॉन सिटीजन्स को भी। तो ओके, तो अपना जो आर्टिकल 21 है वो उन सब में, बाकी सब राइट्स के अंदर ही आता है, मतलब अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 21 क्या क्या इसमें लिखा हुआ है एंड किस तरह से ये इंटरप्रेट किया गया है बाय आवर सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो यार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 21 के अंदर कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ओके, तो इसमें हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड। तो नो पर्सन लिखा है, तो जो टर्म पर्सन है इसमें पर्सन का मतलब है बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि आर्टिकल 19 इज अवेलेबल बोथ टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के अंदर एनिमी स्टेट के सिटीजन्स को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ओनली फ्रेंडली नेशंस के सिटीजन्स को ही इन्वॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है, अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर। नो पर्सन, तो पर्सन मतलब सिटीजन्स भी एंड फॉरेनर्स भी, शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 है अपना राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो टर्म लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी है इसको बहुत इंटरप्रेट करा है आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। स्टार्टिंग में इसे नैरोली इंटरप्रेट किया गया था, बट विद टाइम वी गॉट वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, एंड इस वजह से धीरे धीरे हमने बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड करा है इन द टर्म लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू मिनिमम वेजेस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइट, मतलब वो राइट टू प्राइवेसी एक्सेट्रा, वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे कुछ टाइम बाद। तो क्या है, नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law। अब यार ये जो एक्सप्रेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दो टर्म्स होती है, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो कि अपने आर्टिकल 21 में लिखा गया है, एंड जो दूसरी टर्म है वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ की गई है। तो ये दो टर्म्स है, एंड हम लोग अब देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इन दो टर्म्स के अंदर। जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, एंड जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 21 उसमें जो टर्म हमने यूज करी है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। हाउएवर विद टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि हमने भले ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टर्म यूज करी, वो यूज करी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, बट वाइल इंटरप्रेटिंग आर्टिकल 21 हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करेंगे, हम लोग इसको भी ध्यान रखेंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है इन दो टर्म्स के अंदर, और जो एक्सप्रेशन है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इसका क्या मीनिंग होता है। तो यार इस टर्म का मीनिंग ये है कि a law that is duly enacted by the legislature or the concerned body is valid if it has followed the correct procedure। Following this doctrine means that a person can be deprived of his life or personal liberty according to this procedure। इसका मतलब ये है कि यार अगर अपनी जो कंसर्न लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है वो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर को फॉलो करती है एंड किसी लॉ को इनेक्ट करती है, तो उस लॉ के बेस पर गवर्नमेंट कैन deprive a person of his right to life और personal liberty। यानी कि अगर अपनी कंसर्न्ड लेजिस्लेटिव बॉडी कोई भी किसी भी लॉ को इनेक्ट करती है आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स लेड डाउन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस लॉ के बेस पे जो सरकार है वो उस इंसान की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन सकती है, डिप्राइव कर सकती है। ये लिखा है अपने, मतलब ये इस टर्म का मीनिंग है कि व्हाट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब यार इसका लूपहोल क्या है इसमें, मतलब यार सुनने में ठीक लग रहा है कि हाँ यार जो सरकार है वो अगर कोई लॉ इनेक्ट करती है एंड उस लॉ एंड अगर वो लॉ है वो आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसेस बनाया गया है, तो उस लॉ के बेस पे सरकार जो है वो एक पर्सन की लाइफ और लिबर्टी के राइट को छीन सकती है। तो दिक्कत क्या है इसमें, सरकार ठीक है यार तो इसमें दिक्कत क्या है, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग तो हो रहा है, बट जो दिक्कत आती है वो इसमें ये आती है कि इसमें इस बात का जिक्र तो है ही नहीं कि क्या जो वो लॉ है
वो रीजनेबल है, क्या वो लॉ जस्ट है, या क्या वो लॉ फेयर है। मतलब इट डज नॉट क्वेश्चन द रीजनेबिलिटी, फेयरनेस एंड जस्टनेस ऑफ दैट लॉ। ये जो टर्म है वो सिर्फ इतना बोलती है कि जो सरकार है वो सारे प्रोसेस को फॉलो करे एंड एक लॉ को इनेक्ट करे। उसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है कि भले ही वो लॉ है वो रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है, दैट लॉ इज इनफ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। यानी कि वो लॉ भले ही रीजनेबल ना हो, वो लॉ भले ही फेयर ना हो, वो लॉ भले ही जस्ट ना हो, बट स्टिल सरकार उस लॉ के बेस पर एक इंसान की राइट टू लाइफ को छीन सकती है, एक इंसान की पर्सनल लिबर्टी को छीन सकती है। तो यार ये मतलब ठीक नहीं है। एंड बहुत से केसेस में देखा गया कि सरकार ने इस चीज का गलत फायदा उठाया एंड उसने सिर्फ इसी एक्सप्रेशन का फायदा उठाते हुए लोगों की राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को छीना। एंड इसी वजह से ये मजबूरी आई गई कि लोगों ने पिटिशंस फाइल की इन द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिया वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। तो एंड अब हम जब डिफरेंस देखते हैं ना, डिफरेंस क्या है इस चीज में। अब जो एक्सप्रेशन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, या जो ये एक्सप्रेशन, तो यार जो एक्सप्रेशन है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये एक्सप्रेशन यूज किया गया इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इस जो ये एक्सप्रेशन है इसमें कहा जाता है कि जो एक लॉ है वो कंसर्न अथॉरिटी ही इनेक्ट करेगी आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसेस। मतलब सेम, मतलब कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वो तो फॉलो हो गई, बट उसके साथ साथ वी ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट द लॉ इज रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। यानी कि सरकार एक इंसान के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सिर्फ तभी छीन सकती है जब जो लॉ उसने इनेक्ट किया है वो रीजनेबल हो, फेयर हो एंड जस्ट हो। यानी कि इन 3 क्राइटेरिया को भी फॉलो करे, सिर्फ उसी के बाद सरकार एक इंसान की राइट टू लाइफ और लिबर्टी को डिप्राइव कर सकती है। एंड अगर वो लॉ रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है या फिर जस्ट नहीं है, तो भले ही वो लॉ सरकार ने या कंसर्न लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने सारे प्रोसीजर को फॉलो करके ही इनेक्ट किया हो, बट स्टिल दैट लॉ कांट डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो यार ये डिफरेंस है इन दो टर्म्स के बीच में कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है वो, मतलब बेसिक डिफरेंस क्या है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ सिर्फ ये देखता है कि जो लॉ बनाया गया है वो कंसर्न अथॉरिटी ने बनाया है आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर्स। मतलब लीगली सही होना चाहिए, बस कुछ भी मतलब लीगली इनवैलिड नहीं होना चाहिए, बट it doesn't care whether the law is reasonable, just or fair. On the other hand, due process of law, ये जो टर्म है वो क्या बोलती है कि भाई जो लॉ है वो कंसर्न अथॉरिटी ने लीगली तो बनाया हो, बट उसके साथ साथ इट ऑल्सो कंसर्न्स दैट जो लॉ है इट मस्ट बी रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट। यानी कि अगर वो लॉ रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है या फिर जस्ट नहीं है, तो भले ही वो कंसर्न अथॉरिटी ने, कंसर्न लेजिटिमेट अथॉरिटी ने ही बनाया हो, लीगली वो वैलिड हो, बट सिर्फ इसी बेस पर कि वो लॉ है वो रीजनेबल नहीं है, फेयर नहीं है एंड जस्ट नहीं है, सिर्फ इसी बेस पर हम लोग ये कह सकते हैं दैट लॉ इज नॉट इनफ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ टू राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया गया एंड किस तरह से इसकी वाइडर इंटरप्रिटेशन की गई एंड किस तरह से आज जो ये राइट है वो बहुत से राइट्स को इंक्लूड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं A.K. गोपालन केस से। तो जो यार A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस हुआ था 1950 के अंदर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी एक नैरोवर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो आर्टिकल 21 है it is available only against arbitrary executive action, not from arbitrary legislative action। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 21 है वो हमें आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से बचा सकती है, बट दिस लॉ इज नॉट इनफ टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। यानी कि सरकार अगर कोई लॉ पास करती है एंड उस लॉ
में उस लॉ को लीगली पास किया गया आफ्टर फॉलोइंग ऑल द प्रोसेस। तो फिर उस लॉ के बेस पे सरकार जो है वो हमारे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को छीन सकती है हमसे। यानी कि एक ही गोपालन केस में जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है इसी के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट किया गया सुप्रीम कोर्ट ने राइट को। यानी कि जो इस केस में ये कहा गया है कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। यानी कि सरकार एक लॉ को इनेक्ट करके एक पर्सन की लाइफ और लिबर्टी को छीन सकती है, बस वो लॉ लीगली वैलिड होना चाहिए। तो ये इंटरप्रिटेशन की गई एक ही गोपालन केस के अंदर। तो इस केस में भाई दिक्कत होगी इस बात में, तो मतलब इसमें क्या हुआ भाई, जो सरकार है हो सकता है वो अनरीजनेबल लॉ को पास कर दे, हो सकता है वो अनजस्ट लॉ को पास कर दे, हो सकता है वो अनफेयर लॉ को पास कर दे। तो काफी दिक्कत हुई इससे हम लोगों को। तो क्या है इसका समरी, क्या है इसकी, दिस मीन्स दैट द स्टेट कैन डिप्राइव द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन अ लॉ। दिस इज बिकॉज the expression procedure established by law is used in Article 21 and it is different from the expression due process of law. Hence, the validity of a law that has prescribed a procedure cannot be questioned on the ground that the law is unreasonable, unfair or unjust. ठीक है. And secondly, the Supreme Court held that personal liberty means only liberty relating to the body and person, body of the person or the individual. तो यार क्या था एक गोपालन केस के अंदर, तो एक गोपालन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दी नैरोअर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो बचा सकता है बट नॉट फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन। एंड सेकंड बात उन्होंने ये कही कि जो आर्टिकल 21 है वो उसमें जो एक्सप्रेशन लिबर्टी यूज किया गया है इसका मतलब है लिबर्टी रिलेटिंग टू द बॉडी ऑफ दैट इंडिविजुअल। तो ये दो बात कही उसने, मतलब कि ये नैरोवर इंटरप्रिटेशन था, इसमें हमने इन डेप्थ मीनिंग जो है इस आर्टिकल का उसको जाना ही नहीं। इसमें क्या कहा गया कि सरकार कोई लॉ अगर इनेक्ट करती है तो दैट लॉ इज इनफ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज राइट टू लाइफ और लिबर्टी, भले ही वो लॉ अनरीजनेबल हो, भले ही वो लॉ अनफेयर हो, भले ही वो अनजस्ट हो। मतलब कि जो एक्सप्रेशन है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ उसका यूज किया गया इस केस के अंदर। एंड ये कहा गया है कि सरकार जो है वो एक लॉ को इनेक्ट करके एक पर्सन की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव कर सकती है एंड इट डजंट केयर वेदर द लॉ इज अनरीजनेबल, अनजस्ट और अनफेयर। ओके, तो यार ये तो दिक्कत हो गई इसके अंदर। अब है ना काफ़ी यार डिसअपॉइंटमेंट हुई इस केस में, तो मतलब लोग सरकार इस बात का फ़ायदा उठाती गई एंड काफ़ी दिक्कतें आती गई। उसके बाद 1978 के अंदर आता है मेनका गांधी केस। जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था 1978 के अंदर, इसके अंदर आया वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 एंड इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसकी बात कही। तो देखते हैं क्या है, तो देखते हैं इस केस में क्या हुआ था। तो यार इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 19 एंड 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर्टिकल 19 एंड 21 जो है वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की तरह है, मतलब कि ये जो आर्टिकल्स है वो अलग नहीं है एंड दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, मतलब कि इनको साथ में इंटरप्रेट किया जा सकता है ऐसे। तो फिर ऑन द अदर हैंड द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी इन आर्टिकल 21 is that of widest amplitude covering a variety of rights which have been included in Article 19 and gives additional protection. Hence, there may be some overlapping between Article 19 and 21. तो मतलब बेसिकली स्पीकिंग जो मेनका गांधी केस आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आर्टिकल 21 इज दैट ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, इसके अंदर अपने आर्टिकल 19 के भी बहुत से राइट को इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग एंड इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो होगा मैक्सिमम। सेकंड क्या बात बोली उसने, बोली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात कि अ लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, अनफेयर एंड अनरीजनेबल, मतलब कि भले ही सरकार एक लॉ को इनेक्ट करे
आफ्टर फॉलोइंग ऑल द लीगल प्रोसीजर्स। बट अगर वो लॉ आर्बिट्ररी है, अनफेयर है एंड अनजस्ट है, तो उस लॉ के बेस पे सरकार किसी भी इंसान की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को छीन नहीं सकती है। ओके एंड साथ में इसने ये भी, इस केस में ये भी बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 जो है वो हमें सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से नहीं बचाता, बट ऑल्सो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन, यानी कि जो सरकार है वो एक अनरीजनेबल, अनफेयर एंड अनजस्ट लॉ को इनेक्ट करके किसी भी इंसान की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकती है। एंड थर्ड पॉइंट जो इसने बोला वो क्या बोला, अ लॉ मस्ट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ये क्या होता है, इसमें 3 प्रिंसिपल्स होते हैं अपने। पहला होता है नो पर्सन शैल बी पनिश्ड अनहर्ड, मतलब कि किसी भी इंसान को हम लोग बिना उसका पक्ष सुने पनिश नहीं कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, नो पर्सन शैल बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी इंसान खुद के केस में जज नहीं हो सकता है। एंड तीसरा, एन अथॉरिटी शैल एक्ट बोनाफाइड विदाउट एनी बायस, जो हियरिंग अथॉरिटी होगी या जो जज होगा वो बिना किसी बात के गुड फेथ में ही हियरिंग करेगा। ओके तो ये जो 3 प्रिंसिपल्स है इनको भी फॉलो किया जाना चाहिए वाइल इनेक्टिंग अ लॉ टू डिप्राइव अ पर्सन ऑफ हिज लाइफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो यार यानी कि जो अपना मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ 1978, उसमें 3 बातें बोली गई। पहली बात तो ये बोली गई कि आर्टिकल 21 इज दैट ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, एंड ये जो आर्टिकल 21 है इसमें आर्टिकल 19 के भी बहुत से जो आर्टिकल्स है वो इंक्लूड किए जा सकते हैं। सेकंड बात बोली ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, मतलब अ लॉ शुड नॉट बी आर्बिट्ररी, अनफेयर और अनरीजनेबल, यानी कि आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट्स अस नॉट ओनली फ्रॉम आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव, आर्बिट्ररी मतलब यानी कि आर्टिकल 21 हमें सिर्फ आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही नहीं बचाता, उसके साथ साथ हमें आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन से भी बचाता है। तीसरा पॉइंट था अ लॉ मस्ट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यानी कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी वाइडर इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21, जिसमें बात की गई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, यानी कि एक लॉ जो है वो रीजनेबल, फेयर और जस्ट भी होना चाहिए। एंड उसी के बेस पे हम लोग आर्टिकल 20 एक पर्सन की लाइफ एंड लिबर्टी को छीन सकते हैं। एंड अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई भी लॉ सरकार ने इनेक्ट किया है टू डिप्राइव अ पर्सन्स राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड अगर वो लॉ अनरीजनेबल, अनफेयर एंड अनजस्ट है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उस आर्टिकल को या उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो अगर हम लोग समरी बोले तो क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, तो यार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस द प्रोसेस शुड बी फेयर, जस्ट, रीजनेबल एंड नॉट आर्बिट्ररी, प्लस इट शुड नॉट वायलेट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब जो आर्टिकल 21 है उसको मेनका गांधी केस के बाद में बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया, एंड सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अलग अलग जजमेंट्स में बहुत से आर्टिकल्स को, बहुत से राइट्स को इंक्लूड कर दिया विद इन द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 21। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स उन राइट्स के जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस में इंक्लूड कर दिए इन अवर आर्टिकल 21। तो कुछ है राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू अ डिसेंट एनवायरनमेंट, राइट टू अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, राइट टू लिवलीहुड, राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड जो कि एक DPSP भी है आर्टिकल 39A, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। मतलब यार किसी भी इंसान को हम लोग बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के हथकड़ी लगा के नहीं लेके जा सकते हैं, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट टू ट्रेवल अब्रॉड। ये जो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है ये मेनका गांधी केस से डिराइव था, मतलब उसमें क्या होता है उनका पासपोर्ट जो जब्त कर लिया जाता है एंड उन्हें बाहर जाना होता है, तो उस टाइम ये केस फाइल होता है। राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंडी,
हैंगिंग, राइट टू रोड इन हिली एरियाज, ये भी अपना आर्टिकल 21 के अंदर एक राइट है। राइट टू स्लीप, ये भी है, मतलब यार कोई इंसान आपको सोने से भी नहीं रोक सकता है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई जो है 2005 के अंदर आया। राइट टू रेपुटेशन, ये आया था सुब्रमण्यम स्वामी केस के अंदर। राइट टू फैमिली पेंशन, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू इंटरनेट। यार ये सब आर्टिकल, ये सब जो राइट्स है वो भी अपने आर्टिकल 21 के अंदर है। एंड ये बात मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। राइट टू डाई, राइट टू डाई के अंदर आता है पैसिव यूथनेशिया, यानी कि इसमें क्या होता है, जो यूथनेशिया होता है वो दो टाइप का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि हम लोग इंटेंशनली एक इंसान को मारते हैं, बट पैसिव में क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम लोग ना जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है कि इंसान को, बस उसको डिनाई कर देता है एंड फिर वो नेचुरली मर जाता है। ये इन डेप्थ में बताऊंगी अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। राइट टू प्राइवेसी, ये आया था केएस पुट्टू स्वामी केस 2017 के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या आता है अपना, और बहुत से राइट्स आते हैं, मतलब राइट टू प्राइवेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2017 के अंदर आया था, केएस पुट्टू स्वामी केस के अंदर आया था। एंड जो राइट टू प्राइवेसी है, ये यार मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है राइट टू प्राइवेसी। तो यार ये सारे केसेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किए, ये सारे केसेस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आर्टिकल 21 के अंदर ये राइट्स आते हैं। एंड आर्टिकल 21 इज दैट ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। एंड आर्टिकल 21 जो है वो हमें बहुत से राइट्स देता है, मतलब भले ही वो राइट्स एक्सप्लिसिटली मेंशन ना हो आर्टिकल 21 के अंदर, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से केसेस में इंटरप्रेट करके ये बताया गया है कि ये राइट्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं इन द आर्टिकल 21। तो यार आई होप आपको समझ आया होगा आपका आज का लेक्चर। कोई भी डाउट हो अगर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसको समझना है एंड आप चाहते हो मैं उसे वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, एक बार मैं समरी बता क्या था आज की। तो समरी ये है कि आर्टिकल 21 मीन्स नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब जो ये एक्सप्रेशन है, इसका पहले था नैरोवर इंटरप्रिटेशन इन द ए के गोपालन केस। यहाँ पर हमसे ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 21 है वो एक इंसान को आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन से तो बचाता है, बट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन नहीं बचाता है। एंड यहाँ पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात की गई थी। उसके बाद आता है मेघना गांधी केस। इसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 जो है उसका होगा वाइडर इंटरप्रिटेशन, इट इज ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। यहाँ पर आएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसमें कि जो लॉ होगा वो रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट भी होगा। एंड इसके बाद से बहुत से राइट्स को इंक्लूड किया गया इन आर्टिकल 21 जो कि मैंने आपको बताए थे। आई होप आपको समझ आया होगा। एंड यार अगर मैंने कुछ भी गलती करी है या मान लो कुछ आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय।